Kaku, aku. रेजुलेशन, अरे बातें बंद कर दो। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर इन ए स्पेस इन 3D, मतलब 3 डायमेंशनल में। मान लो कि एक हमारे पास ऐसे करके हम 3D में बनाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक प्लेन है, ठीक है, जैसे तुम्हारा पेज है, उसके ऊपर एक्स बना लो, उसके ऊपर वाई बना लो, और इसके जस्ट या तो नीचे रख दो या नहीं तो ऊपर रख दो कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो तुम्हारा अगर 3 पेन ले लो, एक पेन को इधर लगा दो, एक पेन को इधर लगा दो, एक इसके ऊपर रख दो, तो तीनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? हाँ, वैसे होता है। गुड। अब हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई जेड में था, एक वेक्टर हमारा इधर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो हम तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, एक्स के साथ कितना एंगल। तो चलो एक्स के साथ हम बोल देते हैं अल्फा एंगल, और एक का वाई के साथ एंगल को बीटा बोल देते हैं, और ए का जेड के साथ के एंगल को अल्फा बीटा, और तीसरा जो बची है गामा, उसको बोल दो, ठीक है। इसको हम गामा बोल दे रहे। ओके, तो बताओ ए एक्स कितना होगा? अगर हम लिखे यहाँ पर ए एक्स बराबर, ए एक्स कितना होगा? सर ए कॉस अल्फा होगा ए कोस अल्फा। ए कॉस अल्फा। ए वाई बता दो कितना होगा? ए कॉस बीटा ए कोस बीटा। सर ए साइन बीटा। ए साइन बीटा। जी सर, साइन बीटा होगा। ए ए वाई साइन अल्फा होगा। ए साइन अल्फा एंड ए कॉस बीटा। हाँ, यही सही है। ओके, नहीं समझ पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। देखो ये सर ये वाला समझ नहीं आया सर। ए वाई ना, ए एक्स को तुम इसको कर रहे हो तो ये तुम्हारा क्या आ जा रहा है, ए कोस अल्फा, जैसे हम ऐसे करके बनाते हैं। इसको तीन पार्ट में तोड़ लो। जैसे ये वेक्टर ए है, अब इसको हम सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ बात करते तो एंगल अल्फा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा एक्स की तरफ, एक तो ए एक्स होगा, ठीक है। तो ए एक्स में कितना होगा, ए कोस, ए एक्स में कितना होगा, ए कॉस अल्फा। हाँ ए कोस अल्फा होगा, ठीक है। फिर हम एक सेकंड, ए कोस अल्फा हो गया, यहाँ पर इसको हम इधर ऐसे करके ए एक्स बराबर ए कोस अल्फा लिखेंगे, ठीक है। अब यही चीज फिर अगला एक वेक्टर देखो, ए वेक्टर है, अब क्या कर लो तुम, वाई एक्सिस को लो, और वाई के साथ ये ऐसे करके बना दिया है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये एंगल कितना है, बीटा है, ठीक है। और इसको हम ए वाई बोल रहे हैं, इस वाले को, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा। ए कॉस बीटा। ए कॉस बीटा। अब एक और काम करो, ठीक है, अब एक्सिस जेड ले लो, जेड एक्सिस, ठीक ना, जेड एक्सिस। अब यहाँ पर क्या कर लो, वेक्टर ए है और इसका एंगल कितना है, गामा, ए के साथ ए, और ये यहाँ से देखो ये वाला जो ये वाला हम पकड़ रहे हैं ऐसे करके, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे अगर हम ए जेड एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल, ठीक ना, अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर रहे हैं, बताओ ये कितना होगा, ए कॉस ए कोस गामा। गामा। ए कॉस गामा होगा, ठीक है। अब इसे क्या कर दो, वेक्टरली लिखो इसे, ठीक ना। तो अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें इन सबको, यहाँ से ए जेड लिखो, ए जेड की तरफ हम किए तो ये आया हमारा ए कॉस गामा, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टरली लिखे तो ऐसे करके लिखेंगे ना, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड
के, ठीक है। ऐसे करके लिखोगे तीनों को, एक साथ लिखोगे तो सी सर। जी सर। सर ठीक है। जी हाँ, सर हमने साइन वाला क्यों नहीं लिया? साइन वाला भी लेकर कर सकते हैं। अब अगर ऐसे करके हम करें तो कोई दिक्कत, ये बताओ, उसको भी लेकर बताता हूँ। अब सर ये दोनों सर साइन लिया भी तो 3.5 साइन ही होगा, मतलब एक साइन अल्फा एक वाई साइन बीटा ऐसे ही होगा। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, सारा हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। अभी सारा का सारा तुम्हें पता है ना, एक्स की तरफ लेकर चल रहे हैं, तो इसको एक्स के अलोंग के वेक्टर को ऐसे करके लिख सकते हैं। वेक्टर ए जो है एक्स की तरफ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर वेक्टर ए, अभी थोड़ा देर देखते चलो, वेक्टर ए की जगह पर फिर ए एक्स की जगह पर ऐसे करके लिख सकते हो, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा आई प्लस फिर लिखोगे ए कॉस बीटा, बीटा जे प्लस ए कॉस गामा के, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम वेक्टर ए को, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें बोलता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल कर बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तुम कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड यहाँ पर ऐसे करो या क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। जैसे यही वेक्टर है, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बता सकते हो। ये आई जे के, देखो क्या होता है 3D में हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें छोड़कर चलेंगे, जितना हमारे सिलेबस में उतना तक ही हम करके देखेंगे। जैसे आई जे के, अगर वेक्टर ऐसे सर था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए भी होगा सर, क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए। हाँ ठीक है, उसका तो हम ए लिख देंगे, सर राइट हैंड ये होगा साइड क्या में रूट जाओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड हाँ स्क्वायर? बिल्कुल वही होगा, जैसे हम पहले वेक्टर लिख रहे थे, वेक्टर ए एक्स आई प्लस वेक्टर ए वाई जे, तो 2D में ऐसे था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, दोनों आपस में परपेंडिकुलर था, तो अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये हमारे लिए सिंपल था, तो इसका हमने डिराइव करके भी निकाला था कि नहीं। अब यहाँ पर जी हम क्या सर। करते हैं कि ए एक्स आई है, ए वाई जे है, ए जेड की है, इसका मैग्नीट्यूड हम बोल देते हैं वो होता है कितना। अगर आई जे के देगा तीनों परपेंडिकुलर, तो ए एक्स स्क्वायर, सिमिलरली ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है इनका। तो यहां से बताओ हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इस तरफ ऐसे करके अंडर रूट लिखोगे, तो ए कोस अल्फा का स्क्वायर लिखोगे प्लस ए कोस बीटा का स्क्वायर लिखोगे प्लस ए साइन, सॉरी ए कोस गामा, ए कोस गामा का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली लिखेंगे, बताओ ये कितना आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या ए ही आ गया, तो स्क्वायर किए तो इधर हमारा ए स्क्वायर आ गया, और इधर से बताओ क्या आ जाएगा हमारा ए का स्क्वायर, सब में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ सर। अब देखो क्या है कि लेफ्ट हैंड इक्वल होना चाहिए हमारा राइट हैंड के, तो बताओ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या आएगा, 1 1 आएगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से तुम बोलोगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। यहाँ से जो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें है, पहला ये रिजल्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें 3D में मिलेगा, पहला ये चीज, और दूसरा ये वाला, रिजल्ट। अगर हमें वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, तो हम इस तरीके से इसका ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, लिखो इसमें इक्वल टू 1। अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे, बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है, सर 1 ही होगा। 1 ही होगा। अरे वन कैसे होगा, ये है तुम्हारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, 0 होगा सर।
जीरो हो जाएगा, नहीं अभी तुम निकालोगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना हुआ, निकालो तो। सर 2। हाँ राइट आंसर 2 होगा। सर 2 इसको- होगा 2 हाँ 2 होगा। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा बीटा सर ऐसा गया। सर हाँ, वो जो हम्म। माइनस तो हम हाँ सर एक बार दिखा देना सर ये। हाँ ठीक है, ये देखो Fine, ऐसे करोगे ना सर cos। हाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कैसे 1 होगा सर? अरे यहां से देखो, ठीक है, ये वेक्टर a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेक्टर का ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू रख दिए, ए एक्स ए वाई ए जेड का यहाँ से हमने वैल्यू लिखा, ओके। यहाँ से लिख चुके हैं ना इसका हाँ हॉरिजॉन्टल सर, कंपोनेंट, समझा सर। समझा, ओके। अब यहाँ पे LHS RHS इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर के टर्म में पूछ दिया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हमें पता है। एक फॉर्मूला तुम जानते हो ना, अगर ऐसे करके बोलूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा तो बराबर 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा को किससे रिप्लेस करेंगे बताओ? 1 साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन cos, स्क्वायर बीटा हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड तरफ देखो 3 माइनस हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा, यही होगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये इधर इधर क्या प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको लेफ्ट हैंड तरफ लेके जाए ब्रैकेट वाले टर्म को, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसको रहने देते हैं, राइट हैंड लेके जाओ साइन स्क्वायर गामा, तो ये क्या बोलोगे 3 माइनस 1, इसको इस हाँ, तरफ सर। लेके जाओगे तो ये 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक ये भी रिजल्ट तुम याद रखोगे, ओके ठीक है। सर ये रिजल्ट सर कहाँ पे अप्लाई होगा सर? अरे ये बहुत खतरनाक रिजल्ट है तुम्हारे बोर्ड में ना, 11th अगर का बात करो तो सिर्फ यही चीज तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। अभी इसके ऊपर करवाते हैं ना सवाल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो टर्म है cos अल्फा कोमा cos बीटा कोमा cos गामा, ये कहलाता है R डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक ना। ये तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यहाँ से हमने निकाला ना cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ठीक है। अगर हमें cos अल्फा cos बीटा cos गामा यहाँ से निकालना हो तो बताओ क्या आ जाएगा, cos अल्फा निकाल ax डिवाइडेड बाय a आ जाएगा ना, cos अल्फा cos बीटा cos। तो देखो यही तो हमने निकाला था, ax बराबर निकाला a cos अल्फा, ay बराबर निकाला था a cos बीटा, और az बराबर निकाला था a cos गामा, ठीक है। अगर यहाँ से तुमसे पूछा जाए कि अल्फा बताइए बीटा बताइए और गामा बताइए तो कैसे निकालोगे, अल्फा बराबर क्या लिखोगे, cos इनवर्स cos in x by a। ax बाय a, ठीक है, आसानी से निकाल लोगे। फिर cos बीटा निकालोगे, तो ax बाय a बोलोगे, फिर बीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ay बाय a। इसी तरीके से गामा निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स az बाय a, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा पूछ लिया तो ये तरीका है निकालने का, ओके। अगर देखो किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि सर ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, तो इसका ना तुम प्रूफ भी यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। एक और तरीके से तुम यहाँ पे बता सकते हो, चलो हम ऐसे करते हैं,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का बताओ कितना होगा। यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं पूछूं ऐसे करके इसी पे लिखो, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा बताओ, ए एक्स बाय ए आएगा। कॉस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, ए वाई बाय ए आएगा। और कॉस गामा का वैल्यू ए जेड बाय ए आएगा। अब यहाँ पर ये सारा वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, ए एक्स डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या बोलोगे ए का स्क्वायर प्लस फिर आगे क्या बोलोगे, बोलो स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ऐसे करोगे। इसका एलसीएम ले लो तो ए स्क्वायर इक्वल टू ऊपर में क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बताओ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई जेड का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हमने निकाला था ए स्क्वायर। कहाँ पे, कहाँ गया ये, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला देख लो, वेक्टर हमारे पास है, अगर नहीं है तो ऐसे करके यहाँ पर देख लो। वेक्टर हमारा अगर 3D में है तो वेक्टर ए मतलब क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के 3D में तो यही होगा, आई जे के में होगा, ठीक है। तो इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो ये चीज हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड में लिख लो, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। हाँ तो यहाँ से लिख सकते हो तुम एक पॉइंट, सर आखिरी वाला फिर से समझा दीजिए, आखिरी 2 लाइन। ये नीचे ये ब्रैकेट में जो है, सर आपने जो बोला ए स्क्वायर किसका बराबर होगा वो समझा दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यहाँ से देखो, यहाँ पे जो हमने रफ में किया है, तो ये वेक्टर इतना था, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देख लो। हाँ तो यहाँ से तुम ये बोल सकते हो, इट मीन्स दैट sum of square of direction cosine is always क्या होता है, 1। ओके अब देखो इसके ऊपर सवाल तुमसे कैसे पूछा जाएगा, ओके एक बार देख लो ये सारा चीजें। ये सर सेम लिखा नहीं, साम लिखा, SAM या SUM? सैम नहीं, सम, SUM ऐड कर रहे हैं ना हम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा, इफ फोर्स इक्वल टू 6i plus 3j plus 2k, then find out पहला projection of f on x, दूसरा projection of f on y, तीसरा projection of f on z, ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ f, फोर्स। फिर अगला 5th नंबर यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स। 6th नंबर डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ f, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ f मतलब क्या कि तुम्हें
कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा पूछा जा रहा है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा पूछा जा रहा है। हो सकता है तुमसे अल्फा भी पूछा जाए, बीटा भी पूछा जाए, गामा भी, तो ये सब निकालना 6। चलो इतना पहले कर लो, बाकी आगे। चलो प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एक्स पे क्या होगा, वाई पे क्या होगा, जेड पे क्या होगा। 3 6 3 और 2। राइट, ठीक है। जैसे ये एफ जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो फोर्स लिखा हुआ है हमारे पास 6i + 3j + 2k, ये क्या लिखा हुआ है, ये इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। ये एफ एक्स की तरफ आई है प्लस एफ वाई की तरफ जे है प्लस एफ जेड की तरफ के है। ऐसे ही बोल रहे थे ना हम, नहीं कर रहे थे? जैसे वेक्टर ए लिख रहे थे, ए एक्स आई लिख रहे थे, ए वाई लिख रहे थे, जे प्लस ए जेड के लिख रहे थे। तो हमें पूछा जा रहा है एक्स पे क्या है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सर हाँ प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मतलब वही प्रोजेक्शन हो या नहीं तो कंपोनेंट हो या नहीं तो रिजोल्यूशन, ठीक ना। ये तीनों सेम ही है, ठीक ना। ब्रेक हाँ सर। करना, ठीक ना, ब्रेक करना। रिजोल्यूशन। हाँ तो चलो y पे कितना हो गया 3 3 और z पे कितना हो गया, कंपेयर करेंगे तो एफ जेड कितना है 2। 2 अब आगे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो Seven. मैग्नीट्यूड ऑफ 7 7 है। तो कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? 7 √6² + 3² + 2²। वेरी गुड। जब भी i j और k में देना तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, सीधा कर देना 6² + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। इसका करोगे तो 36 + 9 + 4 रूट के अंदर आ जाएगा 49 और ये बाहर आके 7 आ जाएगा, 7 ठीक है? हो जाएगा। हाँ अगला पार्ट तुमसे पूछा गया यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स। तो यूनिट वेक्टर पूछा गया तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय 7 होगा। हाँ फोर्स डिवाइड 3/7 3/7 and 2/7 तो पहले वेक्टर लिख दो 3j + 2k और नीचे में क्या लिख दो, इसका मैग्नीट्यूड 7 लिख दो। हो गया। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट सोल्व कर दे रहा हूँ, तुम लोग नीचे में ना जब नोट करते हो ना तो नीचे में इसका सोल्यूशन क्या करो। अब अगला है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एफ। अगर तुमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए ना तो इसका मतलब तुमसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा पूछा गया। तो कॉस अल्फा कैसे निकालोगे? कॉस अल्फा के लिए सीधा समझो, 2/7 हाँ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सब में एफ होगा। जैसे इसमें एफ बी कैसे निकालेंगे, एफ वाई डिवाइडेड बाय नीचे में फोर्स का मैग्नीट्यूड, एफ गामा एफ जेड डिवाइडेड बाय फोर्स, नीचे में एकदम मैग्नीट्यूड ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू कितना निकला है, तो कंपोनेंट 6 है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना आया 7, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा हो गया। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ वाई 3/7 और ये चीज क्या हो जाएगा 2/7। अगर अल्फा बीटा गामा पूछा गया तो cos इनवर्स 6/7 cos इनवर्स 3/7 और यहाँ से cos इनवर्स। अब देखो ये सब एंगल तुम निकाल नहीं सकते हो ना 6/7, तो यहीं पे आंसर छोड़ दो क्योंकि ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। ओके। अब अगला सवाल सर कल ऑब्जर्व होमवर्क दिए थे ना, या उसमें से 3 नहीं हुए मेरे। अच्छा ठीक है, टाइम मिल जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आज का भी टाइम है, आज भी हमको ट्रैक करना। जो लास्ट वाला नहीं हुआ ना वो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक लेमी थ्योरम आता है उसके थ्रू भी आ जाता है, नहीं तो कंपोनेंट ब्रेक करके भी आता है। तो अभी हम करेंगे वो जैसे टाइम मिलता है। चलो एक है प्रॉब्लम हमारे पास कि वेक्टर ए गिवन है 3i + 4j + 5k और तुमसे पूछा गया है अल्फा बताइए, बीटा बताइए और गामा बताइए, ठीक ना। और तुम्हें एक्सप्लेन, यहाँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये सवाल होगा तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आता है कि अल्फा जो है ना वेक्टर ए का, मतलब ये हमारा 3D में है और अल्फा जो है वेक्टर ए का एक्स के अलोंग का कंपोनेंट है, ठीक ना, या प्रोजेक्शन है। बीटा हमारा वेक्टर ए, मतलब वेक्टर जो है ए वाई का उनका हमारा y की तरफ का है। फिर वेक्टर ए का हमारा गामा क्या है z की तरफ का एंगल है। तो अल्फा बीटा
और गामा सर निकालना है। cos inverse 3 cos by inverse 3 by 5 root 2 cos inverse 4 by 5 root 2 cos inverse 3 by root 2 1 by root 2 ओके लास्ट में। ओके, सबसे हाँ, पहले हाँ, तुमने हाँ, क्या निकाला होगा? मैग्नीट्यूड निकाला होगा। अभी तक में तो तुम्हें सर। पता ही चल जाता है मैग्नीट्यूड निकालना होता है हमें वेक्टर का, नीचे में वो डिवाइड होता है। Yes, sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाता है? अंडर रूट 9 50 आएगा। प्लस 16 प्लस 50 आएगा। 25, ये रूट 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रूट 50 तक ही रहने दो, या और सिंप्लीफाई करोगे इसे? और सिंप्लीफाई करना है 50 को, या यहीं तक रहने देते? यहीं तक रहने देते। 5 हाँ, तो अब अगर हमें cos अल्फा लिखना है तो बताओ cos अल्फा क्या लिखेंगे? यहाँ पे ax डिवाइडेड बाय a लिखेंगे। ax कितना है? 3 ax 3 है। 3 है सर। ay और a कितना है? रूट 50 है। रूट 50 है, तो अब यहाँ से हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 3 बाय रूट 50। ठीक है, इसी तरीके से cos बीटा लिखोगे, cos बीटा क्या होगा? ए वाई डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय रूट 50। ठीक है, तो यहाँ से हम बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? cos इनवर्स 4 बाय रूट 50, और यहाँ पे हम cos गामा बराबर क्या लिखेंगे? ए जेड डिवाइडेड बाय ए, तो ये जेड में कितना है? 5 डिवाइडेड बाय रूट 50, यहाँ से गामा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स 5 बाय रूट 50। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, cos अल्फा इक्वल ax नहीं by सर, ये निकाला था। हो गया? किसी को डाउट नहीं है ना? cos अल्फा इक्वल ax by a नो जो सर। हुआ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, अरे यही तो हम निकाल रहे थे ना। सर गामा का हाँ, एंगल निकल जाएगा सर। अच्छा एंगल निकल जाएगा, ठीक है, हम अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं ना, बस रफ करके छोड़ दे रहे हैं। अगर निकल जा रहा है लास्ट तक कैलकुलेट कर दो। अगर 5 बच जाएगा 1 by root 2 हो जाएगा। हाँ ठीक, फिर 45 बोल दोगे, फिर 45 बोल दोगे। हाँ सर। अच्छा, ये जो cos अल्फा cos बीटा कर रहे हैं, यहाँ से नहीं निकाले थे क्या ये रिजल्ट? डायरेक्शन को साइन, यहाँ से देखो cos अल्फा क्या हो जाएगा? यहाँ से cos अल्फा अगर निकालना हो तो ए एक्स बाय ए x by a cos बीटा ए वाई बाय ए by a cos गामा क्या होगा? ए जेड बाय। a। ठीक है, तो आफ्टर क्लास में इसको दिमाग में सेट कर लोगे। अब इसी को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये चीज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। चलो कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड का सवाल देखते हैं, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। नीट में तो अभी तक पूछा नहीं गया है, जेई में पूछा गया। अगर तुम्हें एक वेक्टर दे गिवन है, वेक्टर ए इक्वल टू 5, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट 5 दे रखा है। हो सकता है वेक्टर आई जे के में हो, ठीक है, तुम्हें जस्ट मैग्नीट्यूड दे देगा। अल्फा दे रखा है 30 डिग्री, बीटा दे रखा है 45 डिग्री, और अल्फा बीटा दे रखा है, और तुम्हें बताना है गामा, बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और फिर बताना इज दिस वेक्टर वेक्टर ए के बारे में बात कर रहा है। इज दिस वेक्टर ए पॉसिबल? ठीक है, पॉसिबल है या नहीं है ये तुम्हें बताएं। तो तुम क्या करोगे? इस वेक्टर को चेक करने के लिए बताओ कैसे हम प्रोसीड कैसे करेंगे? सर गामा 15 डिग्री आएगा क्या? गामा 15 डिग्री रॉन्ग। प्रोसीड तुम ऐसे ही करोगे ना? 90 तुम डिग्री गलत, तुम ऐसे 105 डिग्री। गलत,
cos स्क्वायर अल्फा, सर 135 डिग्री होगा क्या? गलत, cos गामा cos अल्फा, इसको बीटा कर दो, बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, इतना तो हम जानते हैं ना। अगर ये डायरेक्शन, हाँ सर गामा 90। गलत, देखो इतना होगा, ये तो जानते हैं ना, ये रिजल्ट होता है। अगर कोई चीज 3D में है तो ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 सर होना चाहिए। 120। गलत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे cos, सर 45। जो भी रिजल्ट आगे बोलोगे सब गलत होगा, तो अब रहने दो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है वेक्टर। cos स्क्वायर अल्फा की जगह पर वैल्यू क्या डालोगे बताओ, 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह पे कितना, 45 डिग्री 45 डिग्री। और cos स्क्वायर गामा हमें पता नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा, तो उसे एज इट इज रखते हैं राइट हैंड में 1। तो बताओ cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस इसका 1/√2 वैल्यू होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे और इधर हम इसको एज इट इज रखते हैं cos स्क्वायर गामा इक्वल टू, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4 और ये आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करके ऐड करो, ये कितना आता है, 3/4 और 1/2 कितना आता है दोनों मिलके, 3/4 5/4 ये आता है 5/4, ठीक है, हाँ सर 5/4। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर गामा को क्या बोलेंगे, 1 माइनस 5/4। बताओ ये चीज कितना आ जाएगा हमारा, सर -1/4। -1/2। -1/4 ना, 4। -1/4, ठीक है। तो अब यहाँ से हम cos स्क्वायर गामा का, अच्छा cos, इसको रहने दो, स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे हम cos गामा का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में आ जाएगा 1/4, ठीक है। मतलब ये चीज हमारा क्या हो गया, -1/2। सर माइनस रूट के अंदर आएगा सर। -1/2 ही होगा। अच्छा सर ठीक वही नहीं। है, चलो लो, -रूट के अंदर है, ठीक है। अब देखो, सर जो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। नंबर है सर, ये हो नहीं हाँ अब बताओ ये जो सर माइनस ये जो है इमेजिनरी इसको ऐसे करके लिख लो, माइनस नेगेटिव हमारा रूट के अंदर आ गया। क्या आया। ये ऐसा नंबर कभी तुमने देखा है? हाँ नहीं सर। तो ये चीज मतलब cos गामा वाला एंगल हमारा ये नॉट पॉसिबल है। अब ये क्या 3D में रहा क्या ये चीजें, तो मतलब ये वेक्टर हमारा पॉसिबल ही नहीं हुआ, ओके। तो हमारा ये चीज क्या हुआ, नॉट पॉसिबल। तो यही पूछा है, इज वेक्टर पॉसिबल, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो हम कुछ एंगल के बारे में कमेंट नहीं। सर। हाँ सर मैंने सर ऐसे ही किया था, लेकिन cos 45 डिग्री का सर वैल्यू मैंने 1/2 पकड़ा था, इसीलिए अच्छे से आंसर आ रहा था सर। तब सर कट जाके 90 डिग्री आता है सर, गलत किया था ऐसे। ओके चलो ठीक है, तो चलो अगला सही करो, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, नहीं ना, नहीं सर चलो नहीं नेक्स्ट सर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं अगला प्रॉब्लम। अल्फा दे रखा है 60 डिग्री, बीटा दे रखा है 45 डिग्री और गामा बताइए कितना होगा। सर 120 डिग्री सर 120 डिग्री आ रहा है क्या? 150 डिग्री 150 150 डिग्री गलत, सर 60 डिग्री 45 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री सर। ये तो बहुत सिंपल है, 60 डिग्री आएगा। 60 हाँ डिग्री सर है। 60 इसका 60 सॉल्यूशन सर। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस ठीक है 60 डिग्री आ गया। cos स्क्वायर 60 गामा सर। इक्वल टू 1 करो। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ से क्या करोगे, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ ना, तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ, और यहाँ से लिख लो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर गामा, ये 1/4
और ये हाफ को ऐड करेंगे तो ये कितना आता है 3/4 आता है, तो 1 माइनस 3/4 ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। 1/4। ठीक है, तो ये चीज हमारा कॉस गामा कितना हो जाएगा हाफ आ जाएगा, तो ये किसके बराबर होता है कॉस 60 डिग्री का। तो ये हमारा यहाँ से गामा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेक्टर टाइप से कुछ नहीं थी। ओके, अब चलो एक और सवाल करते हैं। फाइंड आउट resultant of flowing vector. एट न्यूटन, इधर है हमारा 5 न्यूटन, एंगल है 37 डिग्री, ये है 10 न्यूटन, ये एंगल हो गया 53 डिग्री और ये हो गया हमारा 3 न्यूटन। ओके, फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट निकालो। सर ये 2D में है क्या? हाँ, तो जैसे तुम R निकालोगे, पहले रिजल्टेंट निकालना किधर x की तरफ, फिर रिजल्टेंट निकालना किधर y की तरफ, फिर वेक्टर लिख देना, वेक्टर इक्वल टू आर एक्स, तो आर एक्स की तरफ लिखोगे तो i लिखोगे, प्लस y की तरफ लिखोगे आर वाई जे लिखोगे, फिर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर से आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो इतना सारा काम करना है तुम, और फाइनल में ये वैल्यू कितना होगा यही तुमसे पूछा गया, ये वैल्यू कितना आ रहा है। सर सारे वेक्टर्स 10 को सर 10 सर निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, सारे वेक्टर का x कंपोनेंट y कंपोनेंट करना होगा। चलो एक मैं करवाता हूँ करते कैसे। ओके सर 10 निकला। 10 निकला क्या? सबका 10 निकला है? नहीं सर, मेरा नहीं। शायद 10 ही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, 10 ही आएगा। चलो फिर भी देख लेते हैं क्या आंसर है, वेरीफाई कर लेंगे आंसर। तो इसका x कंपोनेंट कंपोनेंट को मैं शॉर्ट में COMP करके लिख रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा। 10, हाँ राइट आंसर, तब फिर 10 आ रहा है तो सबका x कंपोनेंट ऑफ 8 न्यूटन। बताओ 8 न्यूटन का x कंपोनेंट बताओ, वेक्टर देखकर बताओ। यहाँ पे इसका ब्रेक कर रहे हैं, x कंपोनेंट पूरा का पूरा x में है, तो ये पूरा का पूरा क्या 8 नहीं आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा, बोलो। जी सर। x कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का x कंपोनेंट बताओ। 5 cos 37 होगा? जी सर। 5 cos 37। देखो तुम्हें कल ही बताया था ना, अगर हम हॉरिजॉन्टल की तरफ लेके जाते हैं, इसको हम ऐसे करके तोड़ के जाते हैं, तो हम क्या लिख देते हैं उसको? cos के टर्म में लिख देते हैं 5 cos 37। तो ये चीज कितना हो जाएगा हमारा 5 cos 37। cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5। कल ही बोला था याद करने के लिए, याद रखोगे ये एंगल। फिर x कंपोनेंट ऑफ 8 हो गया, 5 हो गया और 10 न्यूटन। बताओ 10 न्यूटन का कितना होगा? 10 x में कर रहे हैं ना, तो x की तरफ क्या होगा cos 53, 10 cos 53 डिग्री। तो 10 इंटू cos 53 का वैल्यू कितना होता है 3/5। तो ये तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। चाहो तो सबको न्यूटन लगा के आगे लेकर चलो। हाँ, और क्या, और एक बच गया। टोटल 4 वेक्टर है, तो x कंपोनेंट ऑफ 3 न्यूटन का x कंपोनेंट बताओ कितना होगा। अब ये देखो पूरा का पूरा y में, अगर x में लेके जाओगे तो इसको 3 cos 90 बोलोगे ना,
या तो वो बोलोगे, नहीं तो Zero, मैंने sir. बोला जब ये जो Zero. पूरा का पूरा हो तो साइन हाँ, डायरेक्ट 0 लिख दो, फिर Six. उसको 3 cos 90 लिखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा y में है, तो ऐसे लिख दो। तो हमने x कंपोनेंट सबका लिख लिया, तो अब क्या करते हैं, x को जोड़ देते हैं, सबको rx को ऐड कर दो, ठीक है। तो बताओ ये rx को ऐड करने पे तुम्हें क्या मिल रहा है? सर सबका x भी क्यों निकाला सर? क्या सबका x सर? अभी x सबको ब्रेक करके हमने x की तरफ कंपोनेंट कर दिया, ठीक है। तो x की तरफ कंपोनेंट किया, तो बताओ ये वाला जो 5 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन, ठीक है। ये तो आगे की तरफ है, तो इसके यहाँ पे लिख दो ऐसे करके 8 आई, x की तरफ है तो इसको 8 आई लिख दो। और जैसे 5 न्यूटन का कंपोनेंट ब्रेक किया, वो भी तुम्हारा क्या है, एरो देखो पॉजिटिव आई की तरफ, इधर वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, आई बोलेंगे, और इधर वाले को माइनस आई y बोलेंगे। की तरफ भी ले सकते हैं सर? क्या y की तरफ भी? अभी y भी लेंगे, अभी x कंपोनेंट सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं ना, अभी x पर सिर्फ बात कर रहे हो, y भी करेंगे, अभी पूरा कंप्लीट आंसर थोड़ी ना हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 न्यूटन का 4i, और अगला 10 न्यूटन का क्या लिखोगे कंपोनेंट, -10 लिखोगे ना, ये पीछे की तरफ है, -6, ये तो पीछे की तरफ है ना, -6i कर लो इसे, ठीक है। और ये वाला 0, तो इन सबको ऐड करो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8i + 4i -6i + 0 इक्वल टू, बताओ ये कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया, तो ये तुम्हारा 6i आएगा। सर हमने सर 0 क्यों लिखा सर, ये समझ नहीं। अरे ये पूरा का पूरा ये जो कंपोनेंट है, ये 3 को तुम अगर x की तरफ कंपोनेंट ब्रेक करना है, तो बताओ क्या लिखोगे, 3 cos, बताओ x की तरफ लेके जाओगे कितना एंगल होगा, 3 ओ 90 होगा। cos ठीक 90 है सर। cos 90 0। इसीलिए मैं 0. बोलता हूँ जो पूरा का पूरा किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, उनको पूरा का पूरा, ठीक है, उनका तो दे दो और दूसरे का 0 कर दो। ये हमने x कंपोनेंट निकाल लिया 6i। सिमिलरली हम अब y कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक ना, y कंपोनेंट ऑफ 8 न्यूटन, ठीक ना। 8 वाले का y कंपोनेंट बताओ कितना होगा, पूरा का पूरा क्या है हमारा, ये x पे है, तो y में क्या हो जाएगा, 0 होगा। 0 हो जाएगा, ठीक ना। या नहीं तो लिख लो 8 cos 90, ठीक है, होगा तो 0 ही। फिर y कंपोनेंट ऑफ अगला 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का क्या कंपोनेंट होगा बताओ, y की तरफ ये जाएगा तो ये जाएगा 5 cos 5 sin 37, 5 sin 37, एक cos में जाता है तो दूसरा बचा हुआ sin में चला जाता है, तो 5 × sin 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा हमारा 3। और लिखते जाओ, ये किसके तरफ है, ये किसके तरफ है, ये 3 प्लस j में कि y j में, प्लस j में, प्लस ठीक है, से हाँ ऊपर की तरफ प्लस j। फिर हम अगला है y कंपोनेंट ऑफ 10 न्यूटन, बताओ 10 न्यूटन का हम क्या लिखेंगे, 10 into sin 53 degree। हाँ ओके, 10 sin 53 10 sin 53 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 10 × 4/5, तो ये आ जाएगा 4 to 8, और किसमें प्लस j में जाएगा ना ऊपर की तरफ। अगला है हमारा y कंपोनेंट ऑफ 3 न्यूटन, इसका क्या आ जाएगा बताओ, ये 3 न्यूटन पूरा का पूरा नीचे की तरफ है ना, -3। जी हाँ, सर। तो इसको सीधा का सीधा -3j लिख दो। अब क्या कर लो, r वेक्टर y की तरफ सबको ऐड कर दो, ये ऐड करने पे बताओ ये कितना आ रहा है, 0 + 3j + 8j 8j -3j, तो ये आ जाएगा हमारा 8j। अब देखो हम वेक्टर, अब ये x में और y में हमने ब्रेक कर लिया, तो रिजल्टेंट r कैसे लिखेंगे, rx + ry ऐसे करके लिखेंगे, एक i में है एक हमारा j में, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, इस चीज को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कितना था 6i + 8j, ठीक है। अब इनका आगे अगर इसका रिजल्टेंट निकालते थे तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, √rx² + ry का स्क्वायर करते थे, i और j में होता था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रिजल्टेंट इसका, √6² + 8², बताओ ये क्या हो जाएगा, 36 + 64 100 आ जाएगा,
और 100 रूट से बाहर आएगा तो 10 आ जाएगा। आया समझ में? देखो अगर ऐसे आए ना बोर्ड के लिए, ये ऐसे ऐसे करना, ठीक ना, बोर्ड में इतना टाइम तुम लगा सकते हो 11th क्लास के जो तुम्हारे बोर्ड के पेपर होंगे। लेकिन अगर यही सवाल जेई में आता तो इतना सवाल लगाते क्या, नीट में आता तो इतना टाइम लगाते क्या, इतना एक एक चीज एक्सप्लेन करने का हमें नीड है क्या? हमें तो आंसर चाहिए, हमें तो एबीसीडी 4 ऑप्शन दे रखा है। यही सवाल अगर ऐसे करके होता, देखो ऐसे करके 5 था, ये 37, हम जानते हैं फोर्स है न्यूटन में, तो बार बार उस चीज को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 8 न्यूटन है और इधर हमारा क्या है 10 न्यूटन है और इधर हमारा 53 डिग्री है और ये 3 न्यूटन। बस यही सवाल है और यही हमारे एग्जाम में होता। जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है उसको कुछ मत करो, जो इंक्लाइन है बस उसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। तो एक कंपोनेंट इसका इधर हम ऐसे करके लिख देते, वो आ जाता 5 cos 37, 5 cos 37 डिग्री, ठीक है। और ये एक इसका तुरंत हम वर्टिकल भी इसी जगह पे जैसे ब्रेक किए वैसे ही लिख देते 5 sin 37 डिग्री। अब ये 10 को ब्रेक करो तो इस पीछे की तरफ एरो, इसको नीचे करोगे तो एरो पीछे की तरफ जाएगा ना, तो आ जाएगा 10, इधर से आ जाएगा cos 53 डिग्री, ठीक है। और जिधर एंगल नहीं गिवन होता तो दूसरा अपोजिट वाला क्या हो जाता है 10 sin 53 डिग्री। बस हो गया, बाकी टूट गया, सब हो सब अब हो। ओके मैंने ये बोला कि जैसे तुम्हारा ये 5 है, जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है पूरा का पूरा, जैसे कि ऐसे वाला कोई भी वेक्टर हो, ऐसे वाला वेक्टर हो, चाहे ऐसे वाला हो, चाहे ऐसे वाला हो, चाहे ऐसे वाले हो, इसको एज इट इज रखना। मान लो कोई इंक्लाइंड दे दिया, कोई इंक्लाइंड वेक्टर ऐसे करके दे दिया, कुछ एंगल 30 डिग्री पे दे दिया, ये 5 दे दिया, तो इसको ब्रेक कर दो। तो इधर क्या लिखोगे 5 cos 30, और जिधर एंगल गिवन होता है उधर तो 5 cos वाला टर्म आता है, जिधर नहीं गिवन होता है उधर अपोजिट वाला क्या हो जाता है, वो इधर cos लिया तो वो साइन में चला जाता है, तो वो 5 sin 30 डिग्री, तो ये ब्रेक हो गया। यही काम इधर करना है, जैसे ये 5 था इंक्लाइन, 10 था, इन दोनों को ब्रेक कर दो, ठीक है। आया बात समझ में? हाँ अब ब्रेक कर दिया, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लो। क्या सर बुझी पाइছো? बुझी कैसे? तो अब करना क्या है हमें, इसको चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो या नहीं तो तुम अपने सुविधा के अनुसार एक बार और फिर लिख लो। इधर इधर तुम्हारा 8 है। अब बताओ अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ना वेक्टर को, हम सब अभी हम मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या करना है वेक्टर रिजल्टेंट मतलब वेक्टर एडिशन, तो हमें ऐड करना है। अगर दो वेक्टर एक तरफ हो तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो वो वेक्टर को हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे निकाल लो 5 cos 37, 5 cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, तो ये 4 हो गया। तो इधर 8 + 4 ऐसे करके लिख देंगे, ये सेंटर पॉइंट ऐसे करके एक्सिस हमें प्लॉट कर लेना है x और y, ठीक ना। ये x में ये इधर चला गया, कितना मिला मुझे 12 मिला। पीछे की तरफ बताओ कितना लगा, पीछे की तरफ 10 इंटू, यहाँ पे इसको करो 10 इंटू cos 53 होता है 3/5, ये तुम्हारा 6 आ गया, पीछे की तरफ तुम्हारा 6 लग गया, ठीक है। और ऊपर की तरफ बताओ कितना लगा तुम्हारा 5 sin 37 कितना होता है 5 इंटू 3/5, तो ये तुम्हारा 3 हुआ। और 10 sin 53 कितना होता है 10 इंटू 4/5, और ये तुम्हारा 2 से 8 हुआ। ऊपर की तरफ कितना हो गया 3, 8 + 3 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। और नीचे की तरफ कितना लग गया 3 लग गया, यही हो गया, ठीक है। अब बताओ नीचे और ऊपर में फोर्स लग रहा है, ये इसको तुम बोलते हो जे बोलते हो, इसको भी तुम जे बोलते हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है। तो बताओ नेट वेक्टर ऊपर की तरफ किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, नेट वेक्टर किधर होगा ऊपर की तरफ, और कितने से होगा वो 8 से होगा, 8j से होगा जी सर। अब देखो ये x एक्सिस तरफ देखो, एक आगे की तरफ एक इधर है और एक इधर है, तो जो जिधर की तरफ ज्यादा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसी का डायरेक्शन हम रखेंगे, तो ये वाला रेस जीत जाएगा ज्यादा 12, इधर पीछे 6 है, तो आगे की तरफ कितना बचेगा 6 बचेगा। और देखो i और j, i लिखना, i और j है तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों के बीच से होगा। तो बताओ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अगर वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो 6i + 8j लिखोगे, अगर रिजल्टेंट के टर्म में लिखोगे 4 आएगा। हाँ रिजल्ट 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो 4 आएगा क्या, ये हमारा 10 आएगा, ठीक है। एंगल सर नहीं आपने जो एक बोला था
फॉर्मूला कल जो कहा था। क्या कहा था? अरे वो 37 पे था ब्रेक और ये बीचों बीच जा रहा है, ये बीचों बीच जा रहा है ना, ये तो रिजल्टेंट से निकला है। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। अच्छा मान लो अगर तुमसे ये पूछ देता कि ये रिजल्टेंट वेक्टर बताइए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, ठीक है। तो अल्फा कैसे निकालोगे? टेन अल्फा लगाओगे। टेन अल्फा कैसे निकालते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में कितना है 8, बेस में कितना है 6। तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। 4/3 कितना होता है? 53 डिग्री होता है ना। 3 और 37 ही देता है क्या सर एग्जाम में भी? हाँ एग्जाम में मोस्टली 53 और 37 पर ही खेल होता है उसके मोस्टली। अलावा नहीं देता है? नहीं ये 30 डिग्री 45 डिग्री ना ये बंद हो जाता है, ठीक है। ये तुम 10th क्लास तक ही पढ़े हो। इसके बाद एंगल थोड़ा क्रिटिकल ही देगा, एंगल 3, 4, 5 वाला ही ट्रायंगल, ज्यादातर 3, 4, 5 यूज होता है। हाँ सर। ओके समझ आ गया। चलो एक अगला सवाल करो। हाँ सर आ गया। जिसके पास SCV है, SC वर्मा, वो देख लेना, स्टार्टिंग में होगा तुम्हारा इस टाइप का सवाल, वो आज इसको बना लेना। 5√2 यहाँ से 0 से A की तरफ गया, फिर यहाँ से A से B की तरफ, A से B की तरफ 1 मीटर, और फिर यहाँ से एकदम स्ट्रेट चला गया वेक्टर, ऐसे करके वेक्टर चल रहा है, ये 3 मीटर, ये यहाँ पे C तक चला, ओके। और ये एंगल है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 0 और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तुमसे पूछा गया कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर, मतलब सारे वेक्टर को ऐड कर दो, ठीक है। सॉल्व करो। अब देखो पहले सवाल में क्या था, सब एक्सिस पे एकदम अच्छे से दे रखा था तो बहुत आसानी से तुमने कर लिया। अब यहाँ पे एक्सिस पे नहीं दे रखा है तो इसमें डरने वाला बात ही नहीं है, इसको एक्सिस पे बैठा लो। 10 होगा सर। आंसर 10, राइट आंसर, आंसर 10 होगा। ठीक है, कैसे क्या है, इनको एक्सिस पे बैठा लो सबको। हाँ सर वैसे ही किया। हाँ अब ऐसे करके ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। सबको एक जगह लेके आओ, जैसे मान लो सबको हम एक जगह पे लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो। हम वेक्टर को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं बट इसका ओरिएंटेशन 10 मिला है सर। हाँ तो इधर ऐसे करके रखो इसको 5√2 और एंगल 45 डिग्री, इसको एज इट इज रहने दो। अब वेक्टर ए बी जो है इसको उठा के ना ओरिजिन पे रख दो, यहाँ पर मैंने उठा के रख दिया, ओरिजिन से सबको मिला दो। तो ये वेक्टर ऐसे करके हो गया हमारा, नाम भी लिख दो, इसको ओ ए लिख दो, और यहाँ पे ए बी था भले ही, अब यहाँ पे ये इसको ऐसे करके 1 मीटर कर दो, 1 मीटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पे रख दिया, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है कुछ भी, ठीक है। ये तो बताया भी था। अब 3 मीटर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जेड तरफ चला जाएगा, है कि नहीं, ये 3 मीटर हो गया। अब क्या बताया था तुम्हें, जो इंक्लाइंड है बस ये मीटर, सब मीटर में चल रहा है, इसको भी मीटर दो। अब जो इंक्लाइंड है बस उसको ब्रेक कर दो, मतलब इसमें से कौन ब्रेक होगा, सिर्फ 5√2 ब्रेक होगा ना। तो बताओ इधर की तरफ कितना आ जाएगा, 5√2 cos 45 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। और इधर भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 क्योंकि वेक्टर का 2 कंपोनेंट होता है, 5 आ गया। अब क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे करके लिख लो, एक तरफ इधर की तरफ कितना आ गया, 6 आ गया, आई कर दो। हाँ सर। ऊपर की तरफ कितना है, 8 है, 8 जे कर दो। अभी तो हमने देखा अगर 8 और 6 हो तो रिजल्टेंट कितना आता है, रिजल्टेंट क्या लिखेंगे हम, 10 रिजल्टेंट वेक्टर 6i प्लस 8j। तो यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर सीधा डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, तो लिख देते हैं 6² प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हमारा √100, तो ये हमारा 10 आ जाएगा मीटर में। अगर मान लो कि हमें एक्स एक्सिस के साथ पूछ देता है, जो रिजल्टेंट निकल के आया ना, ऐसे सवाल मिलेंगे डिप्टी में, अगर अल्फा पूछ दे दिया, एंगल निकालिए रिजल्टेंट के साथ एक्स एक्सिस के साथ, और मैं बीटा बोल रहा हूँ इस बार जे के साथ। अगर तुमसे अल्फा पूछ दिया तो क्या होगा और बीटा पूछ दिया तो क्या होगा। सर 10 इनवर्स 6/8, 8/6। हाँ
टेन अल्फा हाँ, जगह सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या दोगे, अल्फा पूछा तो यहाँ से अल्फा निकालने से पहले अल्फा पूछा था, बीटा पूछा था, फिर उसको नीचे कर। अगर यहाँ से हम टेन अल्फा लिखेंगे तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और बेस में हम 6 लिखेंगे। अच्छा, कोई ऐसे तो नहीं सोच रहे हो सर 8j और 6i लिखिए, ऐसे हम इसीलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं 8j का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 होगा, और 6i का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 6 होगा। और टेन अल्फा स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है ना, टेन अल्फा हमारा स्केलर है, तो राइट हैंड साइड में भी हमें स्केलर ही लिखना होगा, इसीलिए 8j और 6i नहीं लिखते हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना होता है 8/6, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 8/6, फिर हम ये कैप वाला डायरेक्शन नहीं लिखते हैं। ये लिख दिया तो ये आ गया हमारा 4/3, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 53 डिग्री। अगर ये अल्फा 53 है तो बीटा तुम्हारा 37 आएगा, क्योंकि 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं तो निकालना है तो निकाल लो। 10 बीटा, 10 बीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा 6 होगा, बेस कितना होगा 4 होगा, तो ये चीज कितना आ गया तुम्हारा 3/2, सही तो लिखा ना। परपेंडिकुलर तुम्हारा 8 हो गया, बेस में तुम्हारा 8 आ गया, 3/4 नहीं होगा, परपेंडिकुलर में ये वाला टर्म जाएगा और बेस में 8 आएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा बीटा क्या आ जाएगा बताओ 37 डिग्री, बताओ बात आया समझ में। जी सर। कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वाले से। कितना टाइम बचा है सर आधा घंटा। ओके चलो फिर ठीक है। सर 27 मिनट। ओके एक सवाल करो तो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर a इक्वल टू 0.3i प्लस 0.4j प्लस c के। আচ্ছা আপনি কলেজত ক্লাস কৰিব নেকি স্যার? अरे हिंदी में बोलो। आज सर आप कॉलेज में क्लास करेंगे या नहीं? आ रहे हो कि नहीं तुम लोग? हम कौन नहीं कौन जा आ- कौन कौन आ रहे हो वो हम बोलो। नहीं जा पाएंगे। हम नहीं जा पाए सर। कोई है? अच्छा जो नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम फोर्स नहीं आने की है। कोई ऐसा है जो आ रहा है वो बोलो। सर संडे को होता तो अच्छा होता सर, संडे को होने से। संडे को होता तो अच्छा होता। ओके संडे को मैं नहीं रहूंगा। सर अगली बार से जब देंगे सर संडे को देना सर। ओके नेक्स्ट वीक में क्या पता है स्टार्ट नहीं हो जाएगा। अच्छा तुम में से कोई नहीं आ रहे हो? कोई है जो बोल दो, फिर मैं नहीं जाऊंगा ना। कुछ बोल ही नहीं रहे, चलो ठीक है। वेक्टर ए गिवन है, सर कैलकुलेट इसका द। मतलब कोई नहीं जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं कोई नहीं जाएगा। जाए। चलो ठीक है मैं मतलब समझ गई। ठीक है एक वेक्टर गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर। अच्छा जो न्यू स्टूडेंट है ना, अगर उसका यूनिट एंड डायमेंशन छूटा हुआ है, ठीक है, अगर उसका एरर छूटा हुआ है तो उसको वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इनके वजह से, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है कि नहीं। तो कहीं पर भी वेक्टर में यूज आया क्या एरर का और यूनिट एंड डायमेंशन का? नहीं सर। नहीं सर। तो जैसे ही अगर दोनों किसी का कंप्लीट छूट गया है तो वो ऑफलाइन जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑफलाइन में आओ आराम से बैठ करवा देंगे। तो सर क्या उसको प्लस परेशान माइनस 0.5 होगा? क्या सर कौन क्या लिखा है सर सर? 0.5 0.3 प्लस 0.4 प्लस सी के, सी का वैल्यू -0.5 -0.5 ना, गलत है। अरे इतना तो सिंपल है, इसको भी मिस्टेक कर रहे हो। अच्छा जिसका छूटा हुआ मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ ये बातें, तो वो परेशान मत होना, वो पूरा का पूरा वेक्टर पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। और जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होता है ना, बहुत स्पेशल क्लास लगा के उनका कवर किया जाएगा। चलो अब आते हम सवाल पे। हमें सवाल क्या था? प्लस माइनस 3/2। हाँ प्लस माइनस 3/2। ठीक है, इसका आंसर पहले मैं लिखता हूँ, ये बताओ आया कि नहीं।
इसका अंडर रूट 0.75 नीट में आया हुआ है। हाँ सर वही तो सर मैंने कहा हाँ ठीक, प्लस 0.3 प्लस 0.4 जे प्लस सी के है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर। अब ये ए ऐसे करके वेक्टर दिया था, लेकिन यहाँ पर लिख दिया कि ए हमारा यूनिट वेक्टर है। तो हम जानते हैं इफ ए वेक्टर, इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर then its magnitude must be unity होना चाहिए। तो यहाँ से वेक्टर ए का जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वेक्टर का, वो किसके बराबर होना चाहिए? 0.3 के स्क्वायर के बराबर। यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या होना चाहिए? इसका स्क्वायर प्लस 0.4 का इधर से स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और इधर वाले टर्म का क्या होना चाहिए बताओ? वैल्यू 1 होना चाहिए ना। यूनिट वेक्टर है, ए को यूनिट वेक्टर बोल दिया है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको? अंडर रूट 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4। मतलब 1 है क्या सर? हाँ यूनिट मतलब 1, इसका सी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू 0.009 प्लस 0.16 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.25, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.75। तो यहाँ से हमारा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0.75, ठीक है। सर माइनस भी हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में प्लस माइनस भी हो सकता है, तो ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन में कोई ऐसा टर्म नहीं था प्लस माइनस, सिर्फ रूट में था, तो वो आंसर हम कर देंगे। ओके ठीक है। सर प्लस माइनस दोनों होगा क्या? अरे देखो यहाँ पर अगर कोई चीज स्क्वायर जाता है, अगर सी स्क्वायर, ये तो मैथ बेसिक मैथ चल रहा होगा तुम्हारा, तो यहाँ से सी बराबर क्या होता है? प्लस माइनस। ये इसके तरफ जाएगा तो प्लस माइनस होता है ना, रूट एक्स होता है, इस हिसाब से आता है ये, ठीक है। तो एक पॉजिटिव में होता है, एक नेगेटिव में होता है, लेकिन हमें यहाँ पे यूनिटी मेंटेन करने के लिए अगर हम माइनस लेंगे तो होगा क्या ये वैल्यू? बताओ। अगर यहाँ पे सी का वैल्यू माइनस 0.75 लेकर रखो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा होगा। ये प्लस लेकर ये वैल्यू रख रहा होगा। तो 4 ऑप्शन था, ठीक है, उसमें प्लस वाला ही ऑप्शन था, तो उसको देख के टिक कर दो। अगर माइनस होता तो तुम्हें एक बार चेक करना पड़ता। ओके ओके सर। अगला एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल बोलो या हेडिंग ही बोल लो, एक्सप्रेसिंग a vector in unit vector notation, expressing a vector in a unit vector notation। अब तुम्हें क्या कर दिया, जैसे केस 1, इसके ना टोटल 4 केस पॉसिबल है, तो कोई मैं एक करूंगा, बाकी 3 तुम्हें करना है। ये x है, ये तुम्हारा y है, एक वेक्टर इसमें ऐसे करके वेक्टर ए गिवन है, ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। तो तुम्हें इसको यूनिट वेक्टर में एक्सप्रेस करके बताना कि क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा इस वेक्टर का। और ना ये आईआईटी और नीट में ना डायरेक्ट सवाल करके आते हैं, सवाल बन के आते हैं, है ना। तुम इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हो जब इसको सोल्व कर लोगे ना, चारों पार्ट को एक बार तुम सोल्व कर लोगे तो तुम्हें यूनिट वेक्टर डायरेक्ट तुम लिख पाओगे। अगर किसी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ में दे दिया तो हम क्या लिखेंगे इस हिसाब से। तो चलो इसको देखो एक बार, ठीक है, एक बार देख लो फिर तुम थर्ड और फोर्थ करना। थोड़ा सा सर ऊपर कर दो तो। ये लो ना, फिर से मैं ऊपर लिख दिया सवाल। ये वेक्टर ऐसे करके ए था और यहाँ से एंगल ये अल्फा गिवन था। ओके, तो हम वेक्टर का क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। ओके, तो इधर की तरफ क्या लिखोगे बताओ, ये कंपोनेंट कितना होगा, इतना दूर का कंपोनेंट, इस वेक्टर को ब्रेक करोगे तो ए कॉस अल्फा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है बताओ, इतना दूर का कंपोनेंट का लेंथ कितना होगा, ए साइन। ऐसे करके वेक्टर था तो इसको ऐसे करके दिखा दो, ए साइन
साइन अल्फा। अल्फा, ए साइन अल्फा, ऐसे करके लिखोगे इतना दूर का लेंथ। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जैसे करके यहाँ पे वेक्टर होता है ना, जैसे इसको हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, अगर अल्फा है तो तुम इसको क्या लिखो, ए cos अल्फा लिखो, वेक्टर ए cos अल्फा नहीं लिखते हो। याद रखना, अगर हम वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं, ठीक ना, तो वो चीज हमारा क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। ओके, हाँ, तो इतना आ गया। अब इस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। वेक्टर ए जो था इसको हम ए एक्स ऐसे करके लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ऐसे करके लिखते हैं वेक्टर को। तो ये वेक्टर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो यहाँ से ए एक्स का वैल्यू कितना आया, ये वाला टर्म क्या है हमारा ए एक्स है, और ये वाला टर्म हमारा क्या है ए वाई है। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई प्लस ए साइन अल्फा जे। तो इसमें किसी को दिक्कत, वेक्टर ए लिख लिया, कोई दिक्कत, हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं सर। तो अब हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर लिखेंगे ए कॉस अल्फा आई प्लस ए साइन अल्फा लिखेंगे, वेक्टर लिखे। फिर हम क्या लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए कॉस अल्फा आई प्लस वेक्टर ए साइन अल्फा जे, इसका मैग्नीट्यूड पूछ दिया। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये चीज हमारा ए आएगा। तो नीचे से ए आ जाएगा। तो बताओ यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जी। साइन अल्फा जे। तुमने क्या देखा है यूनिट वेक्टर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, आई के तरफ वाला टर्म और वाई के टर्म वाला टर्म दोनों पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आया। ठीक है, अगर यही सवाल बताओ, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ ना, अगर यही केस 2 ले लो, मैं केस 2 ले लो, इधर होता है x, इधर होता है y, ये x ये y, और इधर होता है माइनस x। अब वेक्टर जो है ना कुछ ऐसे करके लिया, इस तरफ वेक्टर a को ले लिया गया, और यहाँ पर हम b अल्फा डिनोट कर रहे हैं। इसको तुम ओरिजिन पे भी रख सकते हो, ठीक है, हमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस ऊपर दिया जाता है। तो बस अब इनको तुम सोल्व करके बताओ, यहाँ पर कि इस वेक्टर का नाम a नहीं देकर इसको b दे cos देते हैं, अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा तो जे वेक्टर कैप। b दे देते हैं। तो बताओ सीधा का सीधा क्या कोई आंसर बोल सकते हो, वेक्टर b का यूनिट वेक्टर कितना होगा, मैं से बोलो, cos अल्फा आई कैप माइनस साइन अल्फा जे कैप। उल्टा बोल दिया, माइनस कॉस अल्फा आई के माइनस प्लस cos अल्फा। जे के। माइनस कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे हो जाएगा। ठीक है, और ये ना तुम्हें निकालना है, मैं आंसर डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तुम्हें ये अपने नोटबुक में निकाल के रखना है। ठीक है, केस 2 और केस 3, इसी तरीके से केस 3 में यहाँ पे मैं केस करके बना रहा हूँ, और एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है, ये ऐसे करके वेक्टर दे दिया। एक सेकंड फिर से तो यहाँ पर ऐसे करके एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर सी, और इधर से ये एंगल अल्फा दे दिया, ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा वाई है, ये तुम्हारा माइनस एक्स है और नीचे में तुम्हारा माइनस वाई है। बताओ वेक्टर सी, ये नीचे में वेक्टर सी है, जो तो माइनस सी का cos यूनिट अल्फा माइनस ए दोनों माइनस होगा सर। हाँ दोनों में माइनस होगा, इसमें माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा आई और माइनस साइन अल्फा जे। देखो ये छोटी छोटी चीज याद रखने से ना तुम सवाल फास्ट कर पाओगे। केस 4, अब फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल से हर एक जगह हम हॉरिजॉन्टल से ही एंगल हम दे रहे हैं ना, इसको डी वेक्टर बोल लो, ये एंगल अल्फा बोल लो। ठीक है, इधर x होगा और इधर माइनस वाई होगा। तो बताओ क्या लिखेंगे हम d का यूनिट वेक्टर, बताओ। साइन में माइनस आएगा। बस cos अल्फा आई माइनस साइन अल्फा जे, माइनस साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अच्छा।
ए बी सी नेक्स्ट एक कार is moving in direction. Direction vector r equal to minus 4i plus 3j with a speed of 10 meter per second. Write the velocity. तो डायरेक्शन वो आर वेक्टर लिखा है क्या? हाँ, एक कार इज मूविंग इन ए डायरेक्शन, ठीक ना, आर ऐसे करके ना डॉट भी डायरेक्ट लाइन भी लिख देना, वो वेक्टर को डिनोट करता है। आर इक्वल टू -4i + 3j विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। चलो निकालो। अब देखो, इसको फिजिक्स में हमेशा डायग्राम ड्रॉ करो। एक कार इज मूविंग इन डायरेक्शन, मतलब आर डायरेक्शन है, और आर डायरेक्शन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे? इधर की तरफ हमें बनाना होगा -4i और ऊपर की तरफ 3j। सर -8i कैप + 6j कैप। राइट आंसर। और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। गुड, ठीक है। ऐसे करके आई जे तुमने वेक्टर को डिनोट कर दिया। अब ऐसे करके अगर मैं प्लॉट कर दूं तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये हमारा आर वेक्टर है, ठीक है। ये हमारा आर वेक्टर है जो गिवन है -4i - 3j। अब हम क्या करते हैं, ये तो आर हमें क्या, ये तो वेक्टर है, हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -4i + 3j और डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से। बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √-4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 होगा। तो यहाँ से हमारा इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे में 5 होगा तो -4/5i + 3/5j। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हमें क्या मिल गया? डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। 10 10 क्या बोलोगे? वेलोसिटी 10 वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इक्वल टू। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर, पहले हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि स्पीड दे रखा है। बताओ, हमें स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। पहले स्पीड के बारे में लिख लेते हैं इधर, स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी। हमसे पूछा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बताओ? स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? स्पीड इनटू डायरेक्शन। अगर स्पीड को तुम डायरेक्शन दे देते हो तो वो चीज क्या होता है? वेलोसिटी बन जाता है। हाँ, तो हम क्या कर देंगे? स्पीड हमारे पास कितना है? स्पीड को तुम ऐसे करके भी लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डायरेक्शन किधर है इसका? अब बता रखा है पोजीशन वेक्टर की तरफ जा रहा है, पोजीशन वेक्टर से हमने क्या निकाल लिया? डायरेक्शन निकाल लिया। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? डायरेक्शन से। तुमने स्पीड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड है, और ये तुम्हारा डायरेक्शन कितना है? -4/5i + 3/5j। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा -8i + 6j, ठीक है। यही हमारा मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ पर हमसे वेलोसिटी वेक्टर ही पूछा है, तो हम आगे इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, ठीक ना। फिर फर्दर करोगे तो फिर तो तुम क्या लेके आ जाओगे? इसका फर्दर अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लेके आ जाओगे? स्पीड लेके आ जाओगे, ठीक ना, जो कि 10 होता है। वो थोड़ी ना निकालना है, विथ डायरेक्शन करना है। इस बार हमें विथ डायरेक्शन भी मिल गया वेलोसिटी। आया बात समझ में? देखो है 10 ही,
है ना 10, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना बदला, -8i + 6j 10 ही है, लेकिन इस बार हमें डायरेक्शन के साथ शो कर रहा है ये 10 है। ठीक है, सर v का मॉडुलस क्यों स्पीड हो गया, इक्वल स्पीड क्यों हो गया? अरे स्पीड को कोई डायरेक्शन का जरूरत होता है क्या? स्पीड क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। वो 10 था। अब हमसे क्या पूछा कि नहीं आप 10 में मत दीजिए, इस स्पीड को ना आप हमें वेलोसिटी वेक्टर बनाइए, इसको हमें वेलोसिटी वेक्टर में बना कर दीजिए। तो बताओ इस स्पीड को हम वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनाएंगे? हमें इसमें स्पीड में अगर तुम डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड भी रखता हो डायरेक्शन भी रखता हो, ये वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना। ठीक है, इसीलिए हमें इसमें स्पीड में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना होगा। अब वो डायरेक्शन किसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर दे रखा है कि उसके तरफ जा रहा है, तो हमने आर से हमने क्या निकाल लिया? यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ओके ओके सर। ठीक है, चलो अगला टॉपिक, एडिशन ऑफ टू vectors resolve along 3D 3 dimension। एडिशन ऑफ टू वेक्टर रिजॉल्व अलोंग 3 dimension। मानो कि वेक्टर ए जो है तुमने निकाला axi प्लस ayj प्लस azk, और वेक्टर बी किसी ने निकाला bxi प्लस byj प्लस bzk। तो हम दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? एडिशन करना है। तो ऐड कर सकते हैं ना, बताओ ऐड करने पर ये कैसे मिलेगा? सिंपल एडिशन, 3D में है, सिंपल ऐड कर दो। बताओ ये कितना आ जाएगा? ax प्लस bx, i के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको एक साथ लिखो, प्लस ay प्लस byj प्लस az प्लस bzk। जब 3D में ऐड करना हो तो सिंपली ऐड हो जाएगा। ओके, मान लो अगर तुमसे सिमिलरली a माइनस बी पूछ लेता तो क्या करते तुम? ax माइनस bxi करते, प्लस by माइनस ayj करते, प्लस bz माइनस az इंटू k करते। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? dy होगा, यहाँ पर b, ax माइनस, फिर ax माइनस ay माइनस by, फिर यहाँ पे az माइनस bz। ओके, सिंपल है। अब मान लो अभी इसको सवाल के थ्रू समझ लो। एग्जाम्पल दे दिया तुम्हें, f1 दे दिया है i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, और f2 दे दिया तुम्हें 3i माइनस j प्लस k। ओके, तो तुमसे पूछा गया फाइंड आउट पहला में f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर क्या होगा। ठीक है, दूसरा f2 माइनस f1 वेक्टर क्या होगा। चलो निकालो। फिर तीसरा मान लो ये दे दिया है, फिर तुमने f1 प्लस f2 निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया। फोर्थ में f2 माइनस f1 का मैग्नीट्यूड दे दिया। बताओ क्या क्या आंसर है? सर 4i कैप प्लस 3j कैप। तो सिंपल है, f1 माइनस f2 कर दो, मतलब कि 1 माइनस 3i। अच्छा, पहले में ऐड करना है। ओके, i को i के साथ ऐड कर दो, j को j के साथ कर दो, k को k के साथ कर दो। तो यहाँ से 1 प्लस 3i करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 माइनस 1 इंटू जे करेंगे, फिर हम 2 प्लस 1 इंटू k करेंगे। ठीक है, ये चीज हमारा क्या मिलेगा? 4i प्लस 0j प्लस 3k। ठीक है,
जीरो को हम लिखते नहीं है तो 4i प्लस 3k कर देंगे। ये पहला पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट में ना इसी का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, f1 प्लस f2 का मैग्नीट्यूड। तुमने f1 प्लस f2 निकाल लिया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 होगा। हाँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये कितना होता है? रूट 5 आ जाएगा। 5 होगा सर। ठीक है। 5 होगा। अब सिमिलरली हमें f2 माइनस f1 निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे? तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? 3 माइनस 1i प्लस करोगे, ठीक है, -1 और -1 और -1, ठीक है, यहाँ पे जे करोगे, फिर इसके बाद प्लस 1 माइनस 2 इंटू के करोगे। बताओ सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चीज कितना मिला? 2i -2 से कैप -2j कैप, फिर उसके बाद माइनस के के कैप। तो ये हमारा सेकंड का ये आंसर मिला। अगर फिर फोर्थ में इसका रिजल्टेंट पूछा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस करोगे ना, -2 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करोगे तो स्क्वायर किसी चीज का पॉजिटिव ही होता है, तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं होगी, सब पॉजिटिव मिलेगा। तो 4 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? √9। √9 कितना बाहर? 3 आ जाएगा। ओके, हो गया। हाँ। बाकी पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो थोड़ा टाइम टेकन होगा। तो हम आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी भी आज भी डीपीपी डिस्कस नहीं हुआ, तो बहुत कम लोग डीपीपी सेंड किए हो, बहुत कम है, 10 लोग ही नहीं किया है, तो बाकी सारे डीपीपी। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद। चलो ठीक है, धन्यवाद चलो बाय। सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक, थैंक यू सर। बाय बाय। ओके, बाय। थैंक यू।